हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे सेट नंबर 11 और 3 सेट आप लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम लोग देखेंगे सेट 11। ओके, और इसका जो है आपका 72 क्वेश्चंस है। तो उसमें आपका जो पासिंग मार्क्स होता है वो आपको मतलब क्वालिफाई करना है, तो वो आपका है 42। ओके फ्रेंड्स, तो आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा कि आप 42 कट को पार कर पाते हैं या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन है कौन सा मृतोपजीवी कवक यानी सैप्रोफाइटिक फंगस है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा पेंसिलियम, यानी सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है हमारा मधुमेह होने का कारण क्या है। ओके, तो यहाँ डायबिटीज जो होता है इसके होने का क्या कारण है, तो मधुमेह होने का कारण हो जाता है इंसुलिन का कम उत्पादन, यानी बी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मानवों में सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है। तो मानव में सबसे बड़ा अंग जो होता है वो होता है आपका त्वचा, यानी जो आपका स्किन होता है वो सबसे बड़ा अंग होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, पक्षियों द्वारा की जाने वाली परागन की प्रक्रिया को हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो पक्षी जो परागन करते हैं उसको हम लोग ऑर्निथोफिली के नाम से जानते हैं। जैसे पक्षियों का अध्ययन स्टडी ऑफ वर्ड्स आप लोग जानते होंगे, ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं, उसी तरह यहाँ पे पक्षियों का परागन ऑर्निथोफिली कहलाता है। और यहाँ पे आपका हाइड्रोफिली पानी के द्वारा परागन और कीट के द्वारा परागन को एंटेमोफिली बोलते हैं, ठीक है। और एंटोमोलॉजी इसका स्टडी कहलाता है। और मधुमक्खी द्वारा परागन को हम लोग एम्ब्रियोफिली बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5, मकड़ियाँ किस प्रजाति के अंतर्गत आती है। तो मकड़ियाँ जो है वो आपका ऑर्थोपोडा जो होता है उसके अंतर्गत आती है। और ऑर्थोपोडा जो होता है सबसे बड़ा संघ होता है, तो इसलिए ये याद रखिएगा, हमेशा पूछा जाता है। तो मकड़ियाँ जो होंगी, झींगा, बिच्छू, तिलचट्टा, तितली, घरेलू मक्खी, ये सब उसी के उदाहरण है ऑर्थोपोडा का। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, मेंडुला ऑब्लिगेंटा निम्नलिखित में से किस अंग का हिस्सा है। तो ये आप लोगों को सबको को पता होगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मस्तिष्क। ये मस्तिष्क का आपका पश्च मस्तिष्क जो होते हैं उसके 2 भाग होते हैं, एक सेरिबेलम होता है और एक होता है आपका मेंडुला ऑब्लिगेंटा, ठीक है। तो ये उसी का भाग है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, बैक्टीरिया की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो बैक्टीरिया की खोज जो है वो ल्यूवेनहॉक के द्वारा की गई थी। तो ये जो है 1683 में हॉलैंड के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या है, ल्यूवेनहॉक, उन्होंने इसकी खोज की थी। चलिए तो यहाँ से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित पौधों में से किसकी जड़ें में गांठ होती है। तो किसकी जड़ में गांठ होती है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, लेग्यूमिनेस जो पौधे होते हैं उसकी जड़ें में गांठें होती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, रिंग वॉर्म नामक बीमारी डैश के कारण होती है। तो रिंग वॉर्म जो होती है वो आपका कवक के वजह से होने वाला बीमारी है। रिंग वॉर्म को जनरली हम लोग जो है दाद के नाम से जानते हैं, देखते होंगे उंगलियों के बीच में हो जाता है ये जनरली। तो रिंग वॉर्म इसी को बोलते हैं। खाज, गंजापन यानी बाल जो झड़ जाते हैं, ये भी आपका कवक की वजह से ही होता है। एथलीट फूड भी आप लोगों ने सुना होगा। ट्रिप्सिन क्या करता है, तो ट्रिप्सिन का यहाँ पे आपको वर्क बताना है। तो ट्रिप्सिन जो है आप लोगों ने सुना होगा कि प्रोटीन का जो है ये विघटन करता है। तो यहाँ पे आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे प्रोटीन का संश्लेषण भी है, लेकिन यहाँ पे आपका ट्रिप्सिन जो है आपका प्रोटीन का क्या करता है, विघटन करता है। और ये निकलता कहाँ से, तो ये अग्न्याशय रस जो होता है उससे जो है प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, घर्षण बल डैश कार्य करता है। तो घर्षण बल आपका कैसे कार्य करता है, तो ये यहाँ पे आपका हो जाएगा बल की दिशा के विपरीत जो है घर्षण बल आपका काम करता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होगी। तो जब किसी माध्यम में तापमान में वृद्धि करते हैं तो प्रकाश की गति पे कोई भी आपका फर्क नहीं पड़ता है, वो वैसे की वैसी ही रहती है। यहाँ पे तापमान में जब वृद्धि होगा तो प्रकाश की गति पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे निर्वात में प्रकाश की चाल आप लोग जानते होंगे, तो क्या होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपका निर्वात में प्रकाश का चाल है, ठीक है। तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था। तो ये जो है नोल और रुस्का के द्वारा इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया गया था। अब यहाँ पे देखिए अलेक्जेंडर वोल्टा है,
तो ऑप्शन से देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो है वोल्टास है, इन्होंने विद्युत बैटरी का आविष्कार किया था। थॉमस यंग जो है इन्होंने आविष्कार किया था प्रकाश का व्यतिकरण, आप लोग सुने होंगे। तो ये प्रकाश के व्यतिकरण, जैसे साबुन देखते हैं तो साबुन जब लगाते होंगे तो पानी में डालते होंगे तो एक बुलबुला निकलता है, तो वो किस कारण से होता है, तो ये प्रकाश के व्यतिकरण के कारण होता है। ठीक है, तो इसकी खोज थॉमस यंग के द्वारा की गई थी। और पेट्रोल चलित कार जो है वो कार्ल वेंच के द्वारा आपका खोजा गया था। चलिए, तो ऑप्शन इस तरह से जो भी इंपॉर्टेंट होगा हम आपके साथ जरूर डील करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दबाव के बढ़ाने के साथ किसी भी पदार्थ का क्वथनांक क्या होता है। तो जब आप दबाव बढ़ाइएगा ना तो किसी भी पदार्थ का क्वथनांक जो होगा वो बढ़ जाता है, तो ये उस पर डिपेंड करता है। और गलनांक भी जो है बढ़ता है। दबाव बढ़ाने पे आपका क्वथनांक बढ़ेगा, गलनांक बढ़ेगा। जैसे मोमबत्ती हो गया, घी हो गया, तो जैसे मोमबत्ती को आप ज़्यादा ज़ोर से दबाइए तो वो क्या हो जाएगा, वो जल्दी से आपका दब जाएगा, गलने लगेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। सभी धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती है, इसका प्रमुख कारण क्या है। तो यहाँ आपके ऑप्शंस देख रहे हैं। तो यहाँ पे है कि उनके अणु स्वतंत्र रूप से टकराते हैं, उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनके अणु एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं। तो ये सभी सही है, यानी डी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती है, तो ये कारण क्या होता है, तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो ये तो पता है कि इलेक्ट्रॉन के कारण ही आपका उसमें करंट होता है, तो ये इस वजह से होता है। उसके बाद है कि एक दूसरे के बहुत करीब भी होते हैं, यानी तीनों सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किसी वस्तु के संतुलन में होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सही है। तो जब चाहते हैं कि कोई भी वस्तु जो है बैलेंस रहे तो उसके लिए क्या क्या जरूरी है। तो देखिए, वस्तु की कोई रेखीय गति नहीं हो, ठीक है, वस्तु की कोई घूर्णी गति नहीं हो और वस्तु की संभावित ऊर्जा न्यूनतम हो। जब ज़्यादा अधिक एनर्जी होगा, तो जैसे थोड़ा देर के लिए एग्जांपल मानिए, एक छोटा बच्चा हो और उसका तबीयत खराब हो और दो बच्चा हो और एक का तबीयत ठीक हो, तो देखते हैं वो कितना शरारती होता है। तो इसी तरह यहाँ पे ऊर्जा जो होगी न्यूनतम होनी चाहिए, तो ये इम्पॉर्टेंट है, तभी वो अपना बैलेंस बना पाएगा, नहीं तो आपका रखिएगा तो इधर उधर भागने लगेगा। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, जब लिफ्ट नीचे की ओर बढ़ रही हो तो व्यक्ति का स्पष्ट वजन क्या होगा। तो जब लिफ्ट नीचे की ओर बढ़ती है तो व्यक्ति का स्पष्ट वजन जो होता है वो हो जाता है आपका वास्तविक वजन से कम। जब नीचे की ओर बढ़ती है तो ऐसा होता है, और जब ऊपर की ओर बढ़ती है तो वास्तविक वजन से अधिक वजन मालूम पड़ता है। एक 10 kg की वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से गतिमान है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा। तो जब भी न्यूमेरिकल आए ना तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन में देखिए कि क्या निकालना है। तो यहाँ पे आपका क्या है, गतिज ऊर्जा निकालना है। तो इसका फॉर्मूला आपका होता है, आप सभी को पता होगा, फॉर्मूला होता है आपका हाफ mv², जहाँ m मास है, v आपका वेलोसिटी। तो यहाँ पे 10 है तो 1/2 और m की जगह लिख दीजिए 10 kg दिया हुआ है मास, और 5 मीटर प्रति सेकंड के गति से इस मतलब चल रही है, तो 5 का 25 हो जाएगा। यहाँ से काटिएगा तो 2 5 जा 10 यानी 125 जूल। और ऊर्जा का तो हम लोग मात्रक पता है जूल, तो ऑप्शन से भी आप छाट सकते हैं। देख लीजिए, चारों ऑप्शन में यहाँ तो जूल था, इसलिए आप इसको ऑप्शन से नहीं, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर कभी ऑप्शन रहा, जूल रहा और न्यूटन वगैरह वगैरह दे दे, तो आप ऑप्शन एलिमिनेट करके भी बना सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में ये 2022 का जो रैंक है उसमें भारत का क्या स्थान है। तो ये हम करेंट में आपको करवाए हुए हैं, तो यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका 150 जो है ये आपका स्थान रहा है, और याद रखिएगा। और बात करते हैं 2021 का, अगर पूछ दे तो 2021 में अगर प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक का बात करते हैं तो उसमें इंडिया की रैंक 142 थी। ओके, तो यहाँ से याद रखिएगा। और पहले स्थान पे क्या था, तो नॉर्वे, तो वो हमेशा फर्स्ट स्थान पे ही रहता है, तो याद रख लीजिए नॉर्वे फर्स्ट स्थान पे। नेक्स्ट है, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार बिहार में कितनी रोपवे परियोजना को स्वीकृति दी गई है। ओके, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 6 रोपवे परियोजना जो होगी बिहार में आपकी होगी, जिसमें आप जो हैं कभी गया गए होंगे या नालंदा जिला, तो वहाँ पे आपका है बना हुआ, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। रोपवे जो होता है वो आपका पहाड़ पे जो होता है, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे जाने के लिए जो हम यूज करते हैं उसी को हम लोग रोपवे बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो 6 याद रखिएगा। नेक्स्ट है, 24 मार्च 2022 को मनाया गया विश्व टीबी दिवस
कि थीम क्या है। तो 24 मार्च को हम सभी को पता है हम लोग टीबी दिवस मनाते हैं या क्षय रोग जिसको बोलते हैं। इसका थीम पूछ रहा है, तो इसका जो थीम है वो है आपका इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइव्स। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 के लिए पुरुष एकल खिताब किसने जीता। तो ये भी क्वेश्चंस जितने भी करेंट अभी तक आए हैं सारे क्वेश्चंस आपके करवाए गए हैं, तो आप लोग करेंट जरूर देखिए। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये राफेल नडाल के द्वारा ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 जीता गया था। ओके, तो यहाँ से याद रखिए। और चूंकि विजेता से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज के डेट में उप विजेता हो जाता है, तो उप विजेता याद रखिए। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, डेनियल मेडवेदेव जो हैं इन्हें हरा के राफेल नडाल ने ये अवार्ड अपने नाम किया था। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में 2019 की रिपोर्ट की तुलना में कितने वर्ग किलोमीटर वनावरण की वृद्धि हुई है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए 75 वर्ग किलोमीटर जो है ये आपका वृद्धि हुआ है। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो ये वन रिपोर्ट जो है प्रत्येक 2 साल पे आपका जारी होता है और ये 75 किलोमीटर जो है 2021 में वृद्धि हो गई। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रक्षेपित संचार उपग्रह CMS जो है आपका 01 किस अंतरिक्ष एजेंसी का उपग्रह है। तो ये आपका किसका है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये इसरो का है। ओके फ्रेंड्स, तो इसरो जो है आपका इनसे ये जो है आपका CMS 01 उसको प्रक्षेपित किया गया था और ये किसके द्वारा, तो PSLV C50 और इसका फुल फॉर्म आप लोगों को पता होगा, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स होता है और यहाँ C50 याद रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिक्की के शब्द विस्तार में अंतिम आई क्या है। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पे डबल आई है। ओके, तो यहाँ पे जब डबल आई है तो इसमें आपको बताना है जो ये सेकेंड आई है उसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका इंडस्ट्री। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट जो है उस आई का मतलब नहीं पूछ के सेकंड का पूछ रहा है, तो इंडस्ट्री हो जाएगा। और फुल फॉर्म अगर जानना चाहते हैं तो फुल फॉर्म हो जाएगा F4 होता है फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो यहाँ पे आई जो है 2 बार आया तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फर्स्ट का अर्थ होता है इंडिया और सेकंड का अर्थ होता है इंडस्ट्री। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में आधुनिक चिकित्सा पद्धति को सुदृढ़ करने के लिए एक राष्ट्र एक स्वास्थ्य प्रणाली की समेकित स्वास्थ्य नीति कब तक बनाने का निर्णय लिया है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा 2030 तक ये निर्णय लिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत महिला विधायकों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन निम्न में से किनके द्वारा किया जाएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए रामनाथ कोविंद जी के द्वारा ये किया गया है महिला विधायकों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन। तो ये यहाँ याद रखिएगा, ये हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी, अब इनके स्थान पे न्यू राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू जी। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मई 2022 में किस राज्य में श्रीव लिली महोत्सव का आयोजन किया गया। तो ये जो है आपका मणिपुर में किया गया है श्रीव लिली। ओके, तो यहाँ से याद रखिएगा मनी है और यहाँ पे लिली है, तो यानी लिली का फूल ये सब होता है, तो ये सब महंगा होगा, तो जिसके पास मनी होगा वही तो यूज कर पाएंगे। तो यहाँ से याद रख सकते हैं श्रीव लिली जो है ये आपका मणिपुर में आपका आयोजन किया गया। और ऐसे भी याद रख सकते हैं श्रीव लिली जो है मणिपुर का जो है राजकीय पुष्प है, तो वहाँ से भी याद रख सकते हैं कि यह फेस्टिवल वहीं पे आपका सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन डी, तंबाकू बोर्ड जो है वो कोच्चि में नहीं है, ये आपका गलत है। और तंबाकू बोर्ड जो है वो है आपका गुंटूर में। ओके, कॉफ़ी बोर्ड बिल्कुल सही है बेंगलुरु, चाय बोर्ड कोलकाता और रबर बोर्ड जो है कोट्टायम में आपका है। मसाला जो बोर्ड है वो आपका है कोच्चि में। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ब्याज दर की वह बैंक दर ब्याज की वह दर है। तो बैंक दर हम लोग किसको बोलते हैं, तो यहाँ पे आपका सी जो है राइट आंसर है, जिस पर वाणिज्यिक बैंक जो है आरबीआई से ऋण लेता है। जैसे एसबीआई ये लोग जो है वो आरबीआई से ऋण लेते हैं और तब जाके पब्लिक में देते हैं। जैसे हम लोग ऋण जो लेते हैं लोन पास करवाते हैं, तो जो आरबीआई से ऋण लेते हैं वाणिज्यिक बैंक, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बैंक दर बोलते हैं।
बैंक दर ब्याज की वह दर है। तो बैंक दर कौन हो जाएगा, जिस रेट पे आरबीआई से ऋण लेती है वाणिज्यिक बैंक। ओके, चलिए नेक्स्ट है एचडीआई किन 3 क्षेत्रों में विकास का मापक है। तो यहाँ पे आपका 3 क्षेत्र आपको बताना है एचडीआई। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा स्वास्थ्य, शिक्षा और आमदनी। ये 3 चीज़ जो है यूएनडीपी जो है उसके द्वारा चेक किया जाता है, जिसमें 3 क्या हो जाता है। तो ये एचडीआई मतलब होता है ह्यूमन डेवलपमेंट जो होते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही, आपका जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी निम्नलिखित में से किससे घटाया जाता है। तो एनएनपी जो है वो आपका किससे घटाया जाता है, तो ये अप्रत्यक्ष कर जो होता है उससे हम लोग क्या करते हैं, एनएनपी को घटा देते हैं और उसमें सब्सिडी ऐड कर देते हैं, तो राष्ट्रीय आय निकल जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट है, सिंधु काल में सीसा का आयात कहाँ से किया जाता था। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिख रहे होंगे, तो चलिए आंसर कीजिए आप लोग। तो बिल्कुल आप लोगों का सही है। तो सिंधु काल जो था उस समय सीसा जो था वो आपका कहाँ से आता था, तो ये ईरान से आता था। ठीक है, तो ईरान जो था सिंधु काल में सीसा के लिए बिल्कुल फेमस था। तांबा के लिए खेतरी, ओमान, बलूचिस्तान था। चांदी के लिए अफगानिस्तान, ईरान था। सोना कर्नाटक, अफगानिस्तान, ईरान और सीसा आपका ईरान। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये मोहनजोदारो जो है वहाँ से स्नानागार हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, ये प्राप्त हुआ है। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये गायत्री मंत्र जो होता है वो आपका ऋग्वेद में मिलता है। तो यहाँ बी बिल्कुल सही है। और गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है, तो ये विश्वामित्र जो हैं ये हैं। और ये किसको है समर्पित, तो ये सूर्य देवता और सावित्री को समर्पित है ये आपका गायत्री मंत्र। और ये मंत्र जो है ऋग्वेद के 3य मंडल में है। मंडल जरूर इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये 3rd मंडल में आपका पाया जाता है गायत्री मंत्र। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ से याद रखिएगा। इसके जो रचनाकार थे वो विश्वामित्र, तो ये दोनों नाम आपके इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था। तो दिल्ली को सल्तनत के राजधानी के रूप में जो है वो आपके इल्तुतमिश के द्वारा ये आपका स्थापित किया गया था। और इल्तुतमिश का काल भी पूछता है, तो ये 1210 से लेके 1236 तक इल्तुतमिश का काल रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ से याद रखिएगा। और इसी ने दिल्ली को क्या की थी, इसके पहले जो थे कुतुबुद्दीन ऐबक जिन्होंने गुलाम वंश की स्थापना की, तो उसकी राजधानी लाहौर हुआ करती थी। उसके बाद इल्तुतमिश गद्दी पे बैठता है तो वो दिल्ली सल्तनत को राजधानी बना देता है। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो भू राजस्व जो है वो आपकी वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता थी। नेक्स्ट है, किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था। तो ये आप लोगों को क्वेश्चंस जो है आप लोग लगातार 10 सेट किए होंगे, तो उसमें ये क्वेश्चन जो है आपका आया हुआ है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये अकबर। तो ये अकबर के विरुद्ध जो है फतवा जारी किया गया था। तो उसके एक धर्मगुरु थे जौनपुर के, ये हम आपको बतलाए थे। तो चलिए आप इसलिए पूरे सेट्स को जरूर देखिए, क्वेश्चन आपके रिपीटेड होते हैं जो भी इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट है, झंडा गीत के रचनाकार। तो झंडा गीत के रचनाकार जो हैं वो हम लोग श्यामलाल पार्षद को बोलते हैं झंडा गीत के रचनाकार। और झंडा गीत आपका है विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, यह भी है आपका। ओके, तो इसी के रचनाकार जो हैं वो आपके क्या हैं, श्यामलाल पार्षद। चलिए नेक्स्ट है हमारा, नीचे जो घटना दी गई है उसकी तिथि का सही मिलान आपको करना है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। चलिए, तो इसमें कौन सा तिथि जो है वो सही है ये आपको मिलाना है। चलिए यहाँ पे आप लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका है रॉलेट एक्ट। तो रॉलेट एक्ट जो है वो आपका कब किया गया है, तो चलिए सब रॉलेट एक्ट जो है 1919 में, लेकिन यहाँ पे पूरा देखिएगा तो ये कब किया गया था, तो 18 मार्च 1919 को। तो यहाँ से ये आपका इससे मैच हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, रॉलेट सत्याग्रह। तो ये आपका कब हुआ है, तो रॉलेट सत्याग्रह 6 अप्रैल 1919 को, यानी ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन। तो ये अमृतसर अधिवेशन जो था वो आपका कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका
2 दिसंबर 1919 को, यानी ये आपका डी हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा। और जालियांवाला बाग हत्याकांड ये 13 अप्रैल 1919 को। तो इस तरह से ये मैच कर लीजिएगा और याद रखिएगा, ये सब 1919 की घटना है, लेकिन पहले कौन हुआ तो ये आपको देखते हुए चलना है। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपके जयप्रकाश नारायण जो थे, इनका अगर क्वेश्चन याद नहीं हो, भारत छोड़ो आंदोलन का जो भी क्वेश्चन पूछे तो जनरली आंसर जो होता है जयप्रकाश नारायण आप कीजिए, क्योंकि इसमें इस आंदोलन जो था भारत छोड़ो उसमें जयप्रकाश नारायण की जो थी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था उनका, तो इसलिए आप आंसर जयप्रकाश नारायण बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन, स्वराज पार्टी का गठन किस आंदोलन की असफलता के बाद हुआ था? तो ये स्वराज पार्टी जो है उसका जो है आपका असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। आप लोगों को पता होगा स्वराज पार्टी की गठन जो है आपका 1923 में किया गया था। तो यहाँ से याद रखिएगा असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद, और ये क्वेश्चंस आपका बार बार आ रहा है, रिपीटेड है, तो यहाँ से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, कौन सा मिलान सही नहीं है? यहाँ पे कौन सही नहीं है ये आपको बताना है। चलिए तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस आपके पास दिख रहे होंगे, तो यहाँ पे राइट आंसर है यहाँ टिहरी बांध परियोजना गंगा नदी, ये आपका गलत है और ये भागीरथी नदी पे बनाया गया है, ठीक है। और ये उत्तराखंड में आपका टिहरी बांध परियोजना, ठीक है। नागार्जुन कृष्णा नदी, तो ये तो कृष्ण भगवान नाग पे बैठते हैं, तो वहाँ से याद रखिए। बगलिहार जो है ये चिनाब नदी, और रावी जो है रंजीत सागर बांध, ठीक है। तो इस तरह से याद रखें। चलिए नेक्स्ट है, केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो यहाँ सिल्क बोर्ड जो है उसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1949 यानी 1949 में केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना की गई थी। कुटीर उद्योग की स्थापना 1948 में की गई थी, और अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड जो है 1953 में, और 1954 में लघु उद्योग बोर्ड की स्थापना की गई थी। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है हमारा, कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी याद रहेगा, तो वहाँ से आप छाट सकते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ ब्राह्मणी जो है वो आपकी ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी नहीं है, जबकि मानेस, कामेंग, सुबनसिरी ये सब उसकी सहायक नदी है। ओके, और बात करते हैं ब्राह्मणी नदी, तो ये किसकी सहायक है? तो ये महानदी जो है उसकी सहायक नदी है ब्राह्मणी नदी। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा देश मकर रेखा पर स्थित नहीं है? तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं, तो यहाँ पे नहीं है आपका स्थित, तो राइट आंसर है उरुग्वे जो है वो आपका मकर रेखा पे स्थित नहीं है। चिली, ब्राज़ील, पैराग्वे मकर रेखा पे स्थित है। नेक्स्ट है, भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना कब की गई थी? तो भिलाई जो है आपका इस्पात संयंत्र, इसकी स्थापना कब हुआ था? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा 1955 में। और किसकी सहायता से किया गया था? तो ये याद रखिएगा बीरू भीरू, तो यहाँ से याद रखते हैं भीरू। तो यहाँ भिलाई जो इस्पात संयंत्र है उसकी स्थापना रूस जो है रूस देश की सहायता से की गई थी। उस समय हम लोग रूस को सोवियत संघ के नाम से भी जानते थे, तो वहाँ से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, रजत क्रांति निम्नलिखित में से किसके उत्पादन से संबंधित है? तो ये आप लोगों के लिए बहुत बार सुन चुके होंगे, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो रजत क्रांति जो है वो अंडा उत्पादन से संबंधित है। मसाला उत्पादन आप लोगों को पता होगा, बादामी क्रांति, बायोडीजल जो है कृष्ण क्रांति, और उर्वरक जो है आपका भूरी क्रांति के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है? तो यहाँ पे ठंडी जलधारा का बात हो रहा है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? बेंगोला जलधारा जो है ये आपकी ठंडी है, जबकि देखिए याद रखते हैं गल्फ जो है गर्म, फ्लोरिडा यानी आपका ये भी गर्म हो जाएगा, और इर्मिजर जो है ये भी आपका गर्म जलधारा है। किस वायुमंडल परत को संवहन मंडल भी कहा जाता है? तो संवहन मंडल जो है हम लोग क्षोभ मंडल को बोलते हैं। ये बहुत बार आप लोग सुने होंगे, तो इसलिए ये याद होगा आप लोगों को। चलिए, और इसे अधोमंडल भी कहते हैं, तो यहाँ से वो भी याद रखिएगा। संवहन मंडल, अधोमंडल सब क्षोभ मंडल को बोलते हैं। भारत में न्यायिक पुनर्लोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? तो ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से, यानी यूएसए जो होगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा
पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, इनके जो है पहली बार सर्वप्रथम इन्हीं के लिए अविश्वास प्रस्ताव जो है लाया गया था। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो ये भाग 2 के अंतर्गत आता है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है हमारा, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया था? तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो ये 86वां संविधान संशोधन जो है ये 2002, 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा ये लागू किया गया था, 6 से 14 वर्ष के लिए अनिवार्य शिक्षा। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हो जाएगा ये 29। 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल विषय जो है आपके कितने हैं, 29। तो यहाँ से याद रखिएगा, देखिए 11वीं अनुसूची है और ये दोनों जोड़िएगा तो 9 2 11, तो यहाँ से याद रखते हैं और ऐसे ही पूछता ही है तो आप वैसे याद रख सकते हैं। 11वीं अनुसूची पंचायतों के लिए और कुल कितने विषय, तो 29 यानी 9 2 11। नेक्स्ट है हमारा, चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने के लिए कोई व्यक्ति धर्म, नस्ल, जाति अथवा लिंग के आधार पर आयोग नहीं होगा, यह प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्जित है? तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो ये अनुच्छेद जो है 325 में वर्जित है। कौन सा विषय राज्य सूची का विषय नहीं है? तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस है, तो ये विवाह व विवाह विच्छेद जो है ये राज्य सूची का विषय नहीं है। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो है समवर्ती सूची का विषय हो जाता है। ठीक है, 3 प्रकार की सूचियाँ होती है, समवर्ती, संघ सूची, तो वहाँ से याद रखिएगा ये समवर्ती सूची का आपका विषय हो जाता है। भारतीय संविधान के किस भाग में संघ और राज्यों के मध्य संबंध का उल्लेख किया गया है? तो ये आपका किस भाग में, तो ये भाग जो है 11, उसमें ये संघ और राज्यों के मध्य जो है संबंध का उल्लेख किया गया है। विश्व युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये 12 अगस्त को जो है विश्व युवा दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस और विश्व शौचालय दिवस जो है 19 नवंबर को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी यानी IOC का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपका कहाँ हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ये लुसाने में है। ओके फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा लुसाने में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय है। लिबोरा किस खेल की शब्दावली है? तो यहाँ पे लिबोरे जो हैं ये जो है आपका वॉलीबॉल से संबंधित है, याद रखिएगा। तो ये वॉलीबॉल में जो है कितने खिलाड़ी होते हैं? तो ये पिछले वाले सेट में आया था, तो 6 खिलाड़ी होते हैं वॉलीबॉल में। ओलंपिक शुभंकर की प्रथा किस ओलंपिक से शुरू की गई थी? तो आप लोगों को पता है प्रत्येक बार आपका कुछ ना कुछ शुभंकर होता है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो ये किससे शुरू की गई थी? तो ये मैक्सिको सिटी 1968 में जो ओलंपिक हुआ था उस समय से ये शुरुआत की गई थी। और सबसे पहली बार जो है कौन सा बना था, तो शुभंकर जो है राष्ट्र का राष्ट्रीय पशु या पक्षी होता है। जहाँ पे आपका होता है ना, जिस राज्य में या जिस देश में खेला जाता है तो उसी का आपका राष्ट्रीय पशु या पक्षी को शुभंकर के रूप में लिया जाता है। नेक्स्ट है येलो बुक किस देश की सरकारी रिपोर्ट का दस्तावेज जो है वो होता है? तो इंडिया का तो आप लोगों को पता होगा, वाइट पेपर पे देखते हैं सारा वर्क होता है, तो इंडिया का आपका क्या हो जाता है, वाइट बुक बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे येलो का बात हो रहा है, तो येलो बुक जो है वो आपका कहाँ का है, तो फ्रांस का होता है येलो बुक। ओके फ्रेंड्स, और यहाँ पे आपका इंडिया का याद रखिएगा, इंडिया का होता है वाइट। ओके फ्रेंड्स, चलिए, और ब्रिटेन का जो होता है वो आपका क्या हो जाता है, तो ब्रिटेन का जो है किसी भी प्रकार का रिपोर्ट जो है वो जारी नहीं करती, कोई पेपर वहाँ इंपॉर्टेंट नहीं होता है। लेकिन इंडिया का आपका वाइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सर्वप्रथम तत्वों का प्रतीक किसके द्वारा दिया गया था? तो तत्वों का प्रतीक जो है सबसे पहली बार जॉन डाल्टन के द्वारा प्रकाशित किया गया था। उन्होंने ही प्रतीक दिया था। प्रतीक आप लोग समझते होंगे, जैसे हाइड्रोजन का H लिख दिए सिंबल, फिर हीलियम का He लिख दिए, सोडियम का Na लिख दिए। तो ये पहली बार जो है जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया था। तत्वों के निम्नलिखित युग्मों में से उस सही युग्म को चुनिए जो कि समान तापमान और मानक दाब पर द्रव होते हैं।
तो यहाँ पे आपका समान तापमान पे आपका क्या हो जाता है, द्रव फॉर्म में रहता है, तो वो है आपका ब्रोमीन और मरकरी, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। ब्रोमीन और मरकरी जो है ये दोनों आपके द्रव अवस्था में रहते हैं। नेक्स्ट है हमारा, किसके निर्माण के कारण चांदी की वस्तुएं लंबे समय तक खुले में रहने पर काली पड़ जाती है? तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो Ag2S जो होता है, यानी इसके वजह से आपका सिल्फर सल्फाइड जो है इसकी परत जम जाती है जिससे काले रंग की हो जाती है, तो इसको हम लोग सिल्वर सल्फाइड बोलते हैं। तो सिल्वर सल्फाइड की वजह से ही काला हो जाता है। नेक्स्ट है, गर्म होने पर लेड नाइट्रेट देता है। तो जब लेड नाइट्रेट को गर्म कीजिएगा तो वो क्या देगा, तो ये जो है आपका PbO, ठीक है, और NO2 ये देता है आपका, यानी PbO करने का मतलब लेड ऑक्साइड और NO2 यानी नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट है आपका, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने पर निम्नलिखित में से कौन सा धातु ऑक्साइड नहीं बनाता? तो यहाँ पे है आपका, ऑप्शंस देख लीजिए और ऑप्शन से छाट सकते हैं। तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया जो है वो आपका कौन नहीं करेगा, तो सिल्वर जो है वो धातु का ऑक्साइड नहीं बनाएगा, जबकि मैग्नीशियम, टीन और लेड जो है ये आपका ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है। देखिए बहुत कम जो है आपके अभिक्रिया नहीं करते हैं, जैसे में आपका Ag हो गया यानी सोना हो गया, सिल्वर यानी चांदी हो गया, फिर आपका प्लेटिनम Pt आप लोग जानते होंगे ये हो गया, ये सब, और Au लिख लीजिए। तो अर्जेंटीनम, ऑरम और Pt प्लेटिनम ये जो है अभिक्रिया नहीं करते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी का चौथा आवर्त में कुल तत्वों की संख्या, तो चौथे आवर्त में जो है कितने आपके होते हैं, तो 18 आपके तत्व होते हैं। पहला कितना होता है, तो पहले में होता है आपका 2, फिर आपका होता है 8, फिर तीसरे में भी होता है आपका 8, फिर चौथे में आपका 18, पाँचवें में और 32, ठीक है, और सातवां जो है आपका, सातवां क्या है, अपूर्ण है। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछता है क्योंकि ये अपूर्ण है और हम लोग 32 जल्दी से लगा देते हैं। तो याद रखिएगा 2, 8, 8, 18, 18, 32 ऐसे याद रखते हैं, और सातवां आपका अपूर्ण है। धातुओं की सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है आपका, तो आप लोगों को पता होगा, हम आपको ट्रिक बताए थे केदारनाथ का महंगा आलू, तो वहाँ से हम लोग याद रखते हैं। तो केदारनाथ का महंगा आलू, तो आपको पता होगा कि यहाँ पे राइट आंसर पोटेशियम हो जाएगा, और जबकि आपको पता है कि पोटेशियम का परमाणु संख्या 19 होता है और इसको हम लोग K से लिखते हैं, सिंबल K फोर होता है कैलियम। तो वहाँ से हम लोग ट्रिक याद रखते हैं, केदारनाथ का महंगा आलू, ठीक है, केदारनाथ का। तो देखिए यहाँ से हम बता दें, सबसे अधिक आपका कैलियम यानी पोटेशियम, 2 नंबर पे आता है सोडियम और 3 नंबर पे आता है कैल्शियम। तो यहाँ पे 1 नंबर आपका ये हो गया, 2 नंबर पे सोडियम हो गया, 3 नंबर पे कैल्शियम हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपका 14 तत्व हैं, उसकी जो है आपका अभिक्रियाशीलता श्रेणी याद रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए, निम्नलिखित अभ्यारण्यों में से कौन उल्लेखित संरक्षित प्रजातियों में सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, घाना जो है, यहाँ पे शेर जो है ये आपका गलत है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये आप लोग, जिसका पहले नाम क्या था, हेली नेशनल पार्क होता था, और इसे वर्तमान में तो अभी फिर इसका नाम चेंज हो गया है, जिसको हम लोग रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इसका नाम तीसरी बार चेंज हो गया, हेली नेशनल पार्क, फिर जिम कॉर्बेट हुआ, और फिर आपका अभी रामगंगा के नाम से जाना जाता है, और इसकी स्थापना जो है 1936 में की गई थी। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जैव विविधता में परिवर्तन होता है, तो जैव विविधता में परिवर्तन का आपको रीजन बताना है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। तो जब भी आपका चेंज होगा तो भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ने के कारण जैव विविधता में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट देखते हैं, रामसर सम्मेलन संरक्षण निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर, तो ऑप्शन सी जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। ये नम भूमि से आप लोगों को बार बार कमेंट में बताते हैं कि 2 फरवरी 1971 को, यहाँ देख लीजिए ये फरवरी है, 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन हुआ था। ये जगह आपका कहाँ है, तो ये आपका ईरान में एक जगह है, वहाँ पे एक बैठक हुई थी। तो उसी में आपका जो नम भूमि होती है यानी आर्द्र भूमि, तो उसको शामिल किया जाता है रामसर जगह में। ओके फ्रेंड्स, तो नम भूमि से याद रखिएगा, और हम लोग मनाते भी हैं 2 फरवरी को। और यहाँ लास्ट आपका क्वेश्चन है,
कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो सदाबहार वन जो हैं आपके कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पश्चिमी घाट में आपके सदाबहार वन पाए जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आपका जैसे भारत में आपका कहाँ पाया जाएगा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो ये 200 मीटर से अधिक औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जहाँ पे वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होगी वहीं पे आपका ये वन जो है सदाबहार वन पाए जाते हैं। ओके, तो भारत में कहाँ? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये रहा आपका सीट नंबर 11 जिसमें आप लोगों ने बहुत ही BBI क्वेश्चंस जो है वो देखा होगा। तो चलिए आप लोग हमारे क्लास के साथ डेली जुड़े रहिए, करेंट का भी क्लास लीजिए, क्योंकि जो भी 10-15 क्वेश्चंस करेंट के आ रहे हैं वो आपके कहीं ना कहीं आप लोग देखे होंगे, और अगर ध्यान से मेरी करेंट को देखते होंगे तो आपका एक भी करेंट गलत नहीं हो रहा होगा। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।